ये कहानी है एक प्रिंसेस की जो इंसानों को बचाने के लिए वर्ल्ड वार 1 को खत्म करती है और अपने फैमिली और किंगडम को हमेशा के लिए छोड़ देती है। और इस प्रिंसेस की नाम थी डयाना। डयाना इस वक्त पेरिस में रहती है और इसके पास आता है एक आदमी और वो आकर इसको एक ब्रीफकेस देता है। इस बॉक्स को ब्रूस ने भेजा था जो बैटमैन बनकर लोगों का हिफाजत किया करता था। जब डयाना इस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर एक फोटो थी। उस फोटो में डयाना के साथ 4 लोग और थे और इस ब्रीफकेस में एक नोट भी था। इसमें ये लिखा था, आई फाउंड द ओरिजिनल, मे बी वन डे यू विल टेल मी यूर स्टोरी। यानी कि मुझे असली तस्वीर मिल चुकी है और हो सकता है मुझे एक दिन तुम अपनी कहानी सुनाओ। जब डयाना इस नोट को पढ़ती है तो अपने पास्ट लाइफ में चली जाती है, यानी कि यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। ये वो वक्त होती है जब डयाना बहुत छोटी बच्ची थी और वो अपने मदर के साथ एक आइलैंड पर रहा करती थी। उसकी मदर यहाँ की क्वीन थी। इस आइलैंड का नाम था थीमीसिरिया। ये एक हिडन आइलैंड था। इस आइलैंड को कोई भी आम इंसान नहीं देख सकता था, यानी कि ये आइलैंड पूरी दुनिया से छिपा हुआ था। इस आइलैंड का सबसे खास बात ये था कि इस आइलैंड पर सिर्फ फीमेल रहा करती थी। यहाँ पर कोई भी मेल नहीं था। यहाँ पर जितने भी फीमेल थी वो सब एक अच्छे वॉरियर थे, यानी कि योद्धा थे। यहाँ के सारे फीमेल हमेशा फाइट की प्रैक्टिस किया करते थे। डयाना जो कि बहुत छोटी बच्ची थी वो इन सबको देखकर उन्हीं की तरह मूव करने लगती है। लेकिन यहाँ की क्वीन थी यानी कि डयाना की मॉम, ये कभी नहीं चाहती थी कि डयाना फाइट सीखे। वो डयाना से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दरअसल उन्होंने डयाना को मिट्टी से बनाया था। इसके बाद इन्होंने ज्यूइस यानी कि गॉड के किंग थे उससे प्रार्थना की और उन्होंने उस मिट्टी की मूर्ति पर जान डाल दी। इस मूर्ति को डयाना की मॉम ने बनाया था और इस तरह से डयाना इस दुनिया में आई। एक रात डयाना की मॉम उसको कहानी सुनाती है। वो बताती है ज्यूइस यानी कि देवताओं का देवता है, उन्होंने इंसानों को बनाया। वो इंसानों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उस वक्त इंसान आपस में बहुत अच्छे तरीके से रहा करते थे। लेकिन ज्यूस का बेटा जो कि वार का देवता था वो इंसानों से जलने लगा और उसने इंसानों के बीच जलस पैदा कर दी। इसके बाद सब इंसान आपस में लड़ने लगे। फिर ज्यूस ने इंसानों के बीच प्यार पैदा करने के लिए हम लोगों को बनाया और ऐसा हुआ भी। लेकिन कुछ दिन बाद इंसानों की हाल पहले जैसा था वैसा ही फिर से हो गया। उस वक्त हम अमेज़न में रहा करते थे क्योंकि मैं अमेज़न की रानी थी। उस वक्त हम ज्यूस के बेटे के खिलाफ वार की। ज्यूस ने हमारे मदद के लिए कुछ देवताओं को भेजा, लेकिन एरिस उनके बेटे ने सभी देवताओं को मार दिया। जब ज्यूस अकेले बच्चे थे उन्होंने अपनी पूरी पावर से एरिस का मुकाबला किया, जिसकी वजह से एरिस को ये वार छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन ज्यूस इस बात को जानता था कि उसका बेटा दोबारा से फिर वापस आएगा और पूरी इंसानियत को दोबारा आकर खत्म कर देगा। इस वजह से ज्यूस ने हमें एक तलवार दी। उस तलवार से हम किसी भी देवता को मार सकते हैं। फिर ज्यूस ने अपने आखिरी सांसों से इस आइलैंड को बनाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि एरिस हमें कभी भी ढूंढ न पाए और इसी तरह से हम पूरी दुनिया से छिपे हुए हैं। क्योंकि ज्यूस एरिस का मुकाबला करने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे और उन्होंने अपने बॉडी को छोड़ने से पहले इस आइलैंड को बनाया। ये वही आइलैंड है जहाँ डयाना अपनी मदर के साथ रहा करती थी ताकि ज्यूस का बेटा यानी कि एरिस उन्हें कभी भी ढूंढ न पाए। फिर डयाना अपने माम से कहती है कि मैं उस तलवार को देखना चाहती हूँ जो ज्यूस ने आपको दिया था। फिर डयाना अपनी मॉम से पूछती है कि इस तलवार को कौन यूज करेगा। फिर डयाना की मॉम कहती है कि इस तलवार को सिर्फ वही इंसान उठा सकता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। फिर उसकी माँ उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कि तुम्हें फाइट नहीं सिखाई जाएगी। लेकिन उसकी माँ को ये बात नहीं पता थी कि डयाना उसके बहन से ही सब कुछ सीख रही है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और अब डयाना बड़ी हो चुकी थी और एक दिन डयाना की मदर उसको ट्रेनिंग करते हुए देख लेती है। फिर डयाना की मदर उसको वापस भेज देती है और अपने बहन को कहती है कि तुम डयाना को फाइट क्यों सिखा रही हो। फिर क्वीन का बहन उनसे कहती है कि हम सब जानते हैं कि एक दिन ज्यूस का बेटा एरिस फिर से वापस आएगा और अगर डयाना फाइट नहीं सीखेगी तो वो उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। फिर क्वीन कहती है कि डयाना जितने ज्यादा पावरफुल होगी एरिस उनको उतनी जल्दी ढूंढ लेगा। फिर क्वीन की बहन उनसे कहती है कि आप चाहो या ना चाहो डयाना को एक दिन एरिस का सामना करना पड़ेगा। फिर क्वीन अपनी बहन को कहती है कि तुम डयाना को एक अच्छी फाइट सिखाओ और होता ऐसे ही है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है डयाना एक बहुत ही अच्छा वॉरियर बन जाती है, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत ज्यादा पावर थी। उसके बारे में खुद डयाना को नहीं पता था और न ही किसी और को उनके पावर्स के बारे में पता था। फिर एक दिन डयाना समुद्र के किनारे पर खड़ी थी। वहाँ पर वो देखती है कि एक प्लेन क्रैश होकर समुद्र पर गिर जाता है और वो समुद्र पर गिरकर डूबने लगता है। उस प्लेन के अंदर एक आदमी था और वह डूब रहा था
लेकिन डयाना उस आदमी को बचाकर उस आइलैंड पर ले आती है। डयाना उस आदमी को देखकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने अपने लाइफ में कभी भी आदमी नहीं देखा था। इस आदमी का नाम स्टीव था। तभी दिखाया जाता है कि समुद्र में कुछ बोट और एक जहाज सब के सब स्टीव का पीछा कर रहे थे। ये सभी जर्मन थे। इनको आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर तभी एक ऑफिसर को उस प्लेन का कुछ टुकड़ा नजर आता है। जब वो उसको पकड़ने का कोशिश करता है तो उसको वह हिडन आइलैंड नजर आ जाता है, जो आज तक पूरी दुनिया से छिपा हुआ था। इसके बाद उस जर्मन ऑफिसर को स्टीव भी नजर आ जाता है। अब ये सब के सब स्टीव को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। स्टीव डयाना को बताता है कि ये सब बुरे लोग हैं। फिर तभी वहाँ पर इस आइलैंड की सभी वॉरियर लेडी भी आ जाती है। हालांकि इस जर्मन ऑफिसर के पास गन थे, लेकिन इस लेडी वॉरियर के पास कुछ तलवारें और एरोस थी और वो इन लोगों का डट कर मुकाबला करती है। और ये जर्मन ऑफिसर उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। पर तभी एक जर्मन ऑफिसर डयाना को मारने ही वाला था। तो तभी डयाना की आगे उसकी माँ की बहन आ जाती है, जिसने डयाना को सारी फाइट सिखाई थी। और बुलेट की लगते ही उनकी डेथ हो जाता है। इस बात से डयाना को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो बहुत ही ज्यादा रोती है। और अब सभी जर्मन ऑफिसर मर गए थे। यहाँ पर सिर्फ स्टीव बच जाता है। फिर ये सब स्टीव को मारने वाले थे, लेकिन डयाना उसके सामने आ जाती है। वो सबको बताती है कि ये हमारे साथ मिलकर लड़ा था। फिर वो सब स्टीव से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे और तुम्हारा मिशन क्या है। स्टीव उन सबको बताता है कि मैं एक जासूस हूँ। मैं जर्मन के गैंग में उनके ही खिलाफ जासूसी कर रहा था। तब मुझे पता चला कि जर्मन एक जहरीली गैस बना रहा है और वो इस जहरीली गैस से सभी लोगों को मार सकता है। तभी मैं वहाँ से एक डायरी चुरा कर भाग गया और इस जहरीली गैस को बनाने के लिए वहाँ के जर्नल ने ऑर्डर दिया है। और बहुत जल्द ऐसा भी हो सकता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ वार जंग करे। फिर इसी तरह सब लोग मर जाएंगे। दरअसल इस आइलैंड के बाहर वार 1 की तैयारी हो रहा था, लेकिन इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को कुछ भी पता नहीं था। स्टीव कहता है कि अगर मैं इस डायरी को सही टाइम पर हेडक्वार्टर पहुंचा दूं तो क्या पता, हो सकता है ये वार यहीं पर रुक जाए और इस तरह से लाखों लोगों का जान बच जाएगा। अब ये सारी बातें डयाना को सुनकर ये लगता है कि ये सारा काम एरिस का है। वो एक बार फिर से इंसानियत को खत्म करना चाहता है, लेकिन डयाना ऐसा नहीं चाहती थी। वो इंसानियत को बचाना चाहती थी। लेकिन डयाना इस आइलैंड से बाहर गई तो वापस वो कभी भी इस आइलैंड पर नहीं आ पाएगी। फिर डयाना ये फैसला करती है कि वो इंसानियत को बचाएगी और वो वार में जाने के लिए अपनी पोशाक पहनती है और साथ में वो तलवार भी ले लेता है जिसे ज्यूस ने दिया था। जब डयाना इस आइलैंड से जा रही होती है तभी वहाँ पर उसकी मदर आती है। वो डयाना से कहती है कि अगर तुम इस आइलैंड से बाहर गई तो फिर तुम्हें पता है कि तुम दोबारा इस आइलैंड पर वापस कभी नहीं आ सकती और इंसानों की दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है। इसके बाद डयाना और स्टीव एक जहाज पर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब स्टीव इस डायरी को लेकर अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है, जिसे वो जर्मन कैंप से चुरा कर लाया था। जब वो सीनियर ऑफिसर उस डायरी को देखता है तो वो डायरी पुराने लैंग्वेज पर लिखा होता है। यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा लैंग्वेज में है, लेकिन डयाना बताती है ये तो पुराने लैंग्वेज में लिखी गई है। दरअसल डयाना हजारों किस्म की लैंग्वेज को जानती है और वो बोल भी सकती है और वो डायरी को पढ़ती है और उनको बताता है कि जर्मनी एक जहरीली गैस बना रहा है और वो इस जहरीली गैस को फ्रंट पर छोड़ेंगे। अब यहाँ पर सीनियर ऑफिसर जर्मनी के साथ समझौते का बात कर रहे थे, मगर स्टीव उनसे कहता है कि आप मुझे एक बार मौका दे, मैं उस हेडक्वार्टर को ही खत्म कर दूंगा जहाँ पर ये लोग जहरीली गैस बना रहे हैं। लेकिन इस बात को सीनियर्स नहीं मानते और अब डयाना को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर जर्मनी ने जहरीली गैस छोड़ दिया तो हजारों लाखों लोगों का जान जा सकती है। उसकी नजरों में हर एक शख्स के लिए जान की कीमत है। स्टीव अब वहाँ से डयाना को ले जाता है। फिर वो कहता है कि हम बातचीत करने का कोशिश कर रहे हैं। फिर डयाना उसको कहती है कि वो एरिस है, वो किसी की बात को नहीं सुनेगा। दरअसल डयाना ने ये बात मान ली थी कि इस वार का जो लीडर है वो एरिस है और वो किसी भी कीमत पर इंसानियत को खत्म करना चाहता है। वहीं पर दूसरी तरफ जर्मनी में डॉक्टर मिल को दिखाया जाता है, जो ये सब जहरीली गैस बना रही थी और उस डायरी के खोने की वजह से इस डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। फिर जर्नल उसके पास आता है और पूछता है
है कि तुम्हारा काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा। डॉक्टर मीरू जर्नल को कहती है कि मैंने एक नई गैस बनाई है, उस गैस का जो भी इंसान यूज करेगा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वो वहाँ पर एक कैप्सूल तोड़ती है और उसका धुआं जर्नल की नाक पर जाता है तो उनके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाता है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि अब डॉक्टर मीरू को एक नया फार्मूला मिल गया था। वो इस नए फार्मूले से एक नया गैस बना रहे थे जिस गैस से एक ही टाइम में लाखों लोगों को मारा जा सकता है। अब वहाँ पर दूसरी तरफ स्टीव डायना को वहाँ पर ले जाने के लिए तैयार हो गया था जहाँ पर वार चल रहा था। अब जाने से पहले ये कुछ लोगों का टीम बनाता है जो मिलकर काम करेंगे। डियाना जब उस जगह पर जाती है तो वहाँ पर उन लोगों को देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद ये लोग बेल्जियम फ्रंट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गोलाबारी हो रहा था और लोग मर रहे थे और सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। सबका हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर यहाँ पर एक औरत डायना से बात करती है और उसे बताती है कि हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया और बहुत सारे लोगों को गांव में गुलाम बनाकर रखा गया है। फिर डायना उससे पूछती है कि ये सब कहां से शुरू हुआ। तभी औरत इशारा करके बताती है जहां पर जर्मन का कब्जा था और डियाना उस जगह पर जाना चाहती थी। डायना स्टीव से कहती है कि मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन स्टीव उसे वहाँ जाने से रोकता है। फिर भी डायना उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद डायना अपने सूट पर आ जाती है और वो उस तरफ बढ़ना शुरू करती है जहाँ पर जर्मन लोग कब्जा किए हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे जर्मन सिपाही गोलियां और बारूद चला रहे थे। डियाना सभी गोलियों को अपने आर्मर से रोक लेती है जो उसने अपने हाथों पर पहने हुए थे। वो वहाँ पर सभी बुलेट्स का मुकाबला करती है क्योंकि उसकी नजर बहुत ज्यादा तेज था। अब सभी जर्मन सिपाही एक साथ डियाना की तरफ फायर करने लगते हैं, लेकिन डियाना के पास जो ढाल थी वो सही बुलेट को रोक देती है। अब ये सब कुछ देखते ही स्टीव और उनके सारे साथी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी जर्मन सिपाही पर फायर करने लगते हैं। डियाना अब उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर जर्मन सिपाही ने गांव वाले लोगों को अपना गुलाम बना के रखा था। डियाना यहाँ सभी जर्मन सोल्जर को बहुत ही बुरी तरह से मारती है। वहां पर जर्मन ऑफिसर डायना पर बहुत ही ज्यादा फायर करती है। फिर डायना सभी जर्मन ऑफिसर को मार देती है। जहाँ पर सब गाँव वाले बंदी थे वो सब आजाद हो गए थे और ये सब होता है डायना, स्टीव और उनके सभी साथियों की वजह से। फिर यहाँ पर सभी गाँव वाले डायना को थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक आदमी इन सभी लोगों का एक फोटो लेता है और उस फोटो में डियाना, स्टीव और उनके 3 दोस्त होते हैं और ये वही फोटो था जिसे बैटमैन ने डायना को भेजा था। इस पिक्चर को देखकर डायना को पूरी कहानी याद आ रही थी। अब स्टीव को यहाँ पर ये पता चलता है कि जर्मन ऑफिसरों की एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और स्टीव भी उस पार्टी में जाना चाहता था। फिर डायना और स्टीव उस पार्टी में जाने के लिए डांस की प्रैक्टिस करते हैं। फिर अगले दिन किसी भी तरह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन जर्मन ऑफिसरों की पार्टी होने वाली थी। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी ये लोग किसी भी तरह अंदर जाना चाहते थे। वहाँ पर जर्मन का जर्नल भी आने वाला था जिसको डायना एरिस समझती है। सबसे पहले स्टीव जर्नल ऑफिसर बनकर अंदर जाता है। वहाँ पर जाकर ये उस डॉक्टर से मिलता है जिसने ये जहरीली गैस बनाई थी। स्टीव उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं होता। तभी वो देखता है कि इस पार्टी में डियाना भी आ गई थी और उसने अपने कपड़ों में उसी तलवार को छिपाया हुआ था जो किसी भी देवता को मार सकती थी। जब डायना अपनी तलवार को निकालकर उस जर्नल को मारने ही वाली थी तभी स्टीव उसको रोक लेता है और डायना उससे कहती है कि मैं एरिस को मार दूंगी, जिसके मर जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर स्टीव डायना से कहती है कि अगर वो एरिस नहीं होगा तब क्या करोगी। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग उस जहरीली गैस को एक गाँव में छोड़ देते हैं और डायना उस गाँव में जाती है और वो वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ पर हजारों लोग उस गैस की वजह से मर गया था, जिसके कारण डायना को बहुत ज्यादा दुखी होता है। फिर तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है। वो स्टीव को कहती है कि मैं एरिस को मारने ही वाली थी, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। वो कहती है अब सिर्फ एरिस ने जर्मन का दिमाग खराब नहीं किया बल्कि तुम्हारा भी दिमाग खराब कर दिया है। फिर डायना कहती है मैं अब वहाँ पर जाऊंगी और जर्मन को खत्म कर दूंगी। फिर स्टीव उसको दिखाती है कि कहीं दूर से धुआं उड़ रहा था। फिर डायना अपने घोड़े पर बैठकर उस जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ पर पहुंचकर सभी जर्नल को मार देती है। इसके बाद उस केबिन तक पहुंच जाती है जहाँ पर जर्नल थे। जर्नल डायना को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायना अपने कवच से उस गोली को रोक लेती है। इसके बाद जर्नल उस धुआं को अपने नाक में ले लेता है जिसे डॉक्टर मीरू ने बनाया था, जिसके धुएं की वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। यहाँ पर डायना और जर्नल के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है। डायना अपनी तलवार से उस जर्नल को मार देती है और मारने से पहले डायना उससे
कहती है कि मैं इंसानियत की खातिर और सच्चाई की खातिर मैं तुम्हें मार रहा हूँ। इसके बाद वो जर्नल को मार देती है। अब डायना को ऐसा लग रहा था कि इसके मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर जितने भी जर्मन लोग थे वो सभी वार की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर डायना बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वार की किंग को मार दिया गया तो वार खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है। डायना स्टीव से कहती है कि मैंने एरिस को मार दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वार की तैयारी कर रहे हैं। स्टीव कहता है कि मुझे एरिस के बारे में कुछ भी नहीं पता। डायना उससे कहती है कि मैंने खुद देखा है जो बच्चे मर रहे थे, जब बच्चे मर रहे थे, लेकिन इंसान उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा तभी होता है जब एरिस लोगों की दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेता है। स्टीव कहता है कि क्या पता लोग ऐसे ही हों, वो लड़ना चाहते हो। फिर डायना कहती है मेरी मदर ने ठीक ही कहा था, इंसान हमारी मदद के लायक है ही नहीं। स्टीव कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अगर तुमने मेरा मदद नहीं की तो ऐसे ही लोग और बहुत ज्यादा मर जाएंगे। अब स्टीव वहाँ से चला जाता है। तभी डायना को कुछ आहट की आवाज सुनाई देता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर स्टीव के सीनियर ऑफिसर थे, जो कि यूके का ऑफिसर थे, ना कि जर्नल ऑफिसर, लेकिन वो जर्मन के कैंप में होते हैं। वो डायना से कहता है कि तुम्हारी मदर ने ठीक ही कहा था, इंसान हमारे मदद के लायक नहीं है, हमें इंसानों को खत्म कर देना चाहिए, ये लालची लोग हैं। फिर डायना समझ जाती है कि यही एरिस है। डायना कहती है कि ओह तुम हो। डायना अपनी तलवार को लेकर उसकी तरफ बढ़ती है, जो तलवार डायना अपने साथ लाई थी। डायना उस तलवार से एरिस पर अटैक करती है, लेकिन वो तलवार एरिस के हाथ में लगती है तो वो तलवार ही खत्म हो जाती है। फिर डायना ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि डायना को ये लगता था कि यह तलवार को यूज करके एरिस को मार सकते हैं। फिर एरिस उससे कहता है कि इंसानों ने हमारे अर्थ को हमसे छीन लिया है और इस पृथ्वी को पूरी तरह से वो बिगाड़ रहा है। जब मुझ पे मेरे फादर ने अटैक किया तो उसकी अटैक की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और फिर मैंने हजारों साल इंतजार किया। आज जो सभी इंसान जहरीली गैस बना रहे हैं, उन सभी जहरीली गैसें का फार्मूला मैंने ही सभी इंसानों के दिमाग में डाला हूँ। मैंने पहले भी कोशिश किया था, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन अब मुझे कोई भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो डायना को विजन्स में ले जाता है। वहाँ पर ले जाकर वो डायना को दिखाता है कि देखो ये सारे इंसान हमारे अर्थ को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलकर अर्थ पर रहने वाले लोगों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके बाद ये अर्थ हमारा होगा। वो डायना को ये भी बताता है कि जिस तलवार से तुमने मुझ पर अटैक किया था वो देवताओं को मारने वाला तलवार नहीं थी, बल्कि वो हथियार तो तुम खुद हो, जिसे जोइस ने खुद अपने हाथों से बनाया था। दरअसल जोइस ने डायना को इसलिए बनाया था ताकि वो इंसानों को बचा सके और एरिस का मुकाबला कर सके, लेकिन डायना उसको मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे सोच का कभी भी हिस्सा नहीं बन सकती। अब यहाँ पर एरिस और डायना के बीच लड़ाई हो जाता है और दूसरी तरफ स्टीव और उसको साथी को इसकी बात का पता चलता है कि जर्मन ऑफिसर लोगों के ऊपर जहर को गिराने वाले थे, जिससे कि वो पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उन्होंने एक प्लेन पर इन बम को लोड कर दिया था। स्टीव चाहता था कि इस प्लेन को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ये जहरीली गैसें कभी भी अर्थ तक न पहुंच सके। फिर दूसरी तरफ डायना और एरिस को दिखाया जाता है और उन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हो रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि डायना साइड पर जाकर गिर जाती है। फिर वहाँ पर स्टीव आ जाता है। वो डायना से कहती है कि मुझे जाना होगा। डायना उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। स्टीव कहता है कि मुझे लोगों को बचाने दो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद स्टीव उस प्लेन पर चढ़ जाता है जिस प्लेन के अंदर गैस वाला बॉम्ब थे। वही दूसरी तरफ एरिस ये चाहता था कि डायना उसके साथ मिल जाए, लेकिन डायना ऐसा नहीं चाहती थी। फिर एरिस डायना पर अटैक कर देती है। एरिस डायना को जमीन पर गिरा देता है। तभी डायना आसमान की तरफ देखती है। वो प्लेन को देखती है, उसमें स्टीव था। वो प्लेन के साथ खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस प्लेन में स्टीव ही मर जाता है। डायना इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बहुत जोर से चीखती है। डायना एरिस की पावर से छूट गई थी। वही जो दूसरी तरफ स्टीव की जो साथी थी, वो उस हेड क्वार्टर को ब्लास्ट कर देते हैं जिनमें उन जहरीली गैस को बनाया जाता था, और वो डॉक्टर वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो डायना के सामने आ जाती है। एरिस कहता है मार दो इसे, ये भी इंसान का असल चेहरा है, ये लोग एक दूसरे को आपस से मारना चाहते हैं। डायना उसको मारने के लिए एक टैंक उठा लेती है। तभी उसकी आंखों के सामने स्टीव का चेहरा आ जाता है, जिसने जाते हुए कहा था कि हमेशा प्यार के रास्ते में चलना है। इसीलिए अब डायना डॉक्टर को छोड़ देती है और दोबारा से एरिस पर अटैक कर देती है। अब फाइट में एरिस अपने पावर का इस्तेमाल करता है। अब
अब वो बिजली से एरिस डियाना पर अटैक करता है, लेकिन डियाना अपने हाथों पर उस बिजली को अब्जॉर्व कर लेता है। फिर एरिस ऐसे ही एक बार और अटैक करता है। ऐसे ही डियाना बहुत सारी बिजली को अपने बॉडी के अंदर अब्जॉर्व कर लेती है और हवा में उड़कर वो सारी की सारी बिजली एरिस पर छोड़ देती है और इस तरह एरिस का एंड हो जाता है और वहाँ पर जो सारे सोल्जर्स थे वो वार को खत्म कर देता है और फिर एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर इस तरह इस वार का एंड हो जाता है और इस वार में जितने भी सोल्जर शामिल थे वो सब अपने घर आ जाते हैं और अपने फैमिली से मिलते हैं और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती है। फिर हम दोबारा प्रेजेंट पर आते हैं जहाँ पर ये सब कुछ वंडर वुमन सोच रहे थे। वो कहते हैं कि मैं हमेशा इंसानों को बचाने की कोशिश की। इस कोशिश में मैंने दो चीजें देखी, एक अंधेरा और दूसरा उजाला, जो हर एक इंसान के अंदर होता है और ये हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हम अंधेरे की तरफ जाएं कि उजाले की तरफ। मैं जानती हूँ कि दुनिया को सिर्फ प्यार यानी कि लव से ही बचाया जा सकता है। फिर इसके बाद वो बैटमैन को ईमेल करती है क्योंकि उसने उसको वो पिक्चर दी थी जिसमें उसकी बहुत सारे यादें थी और फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि वो अपने वंडर वुमन की ड्रेस में दोबारा से दुनिया को बचाने के लिए तैयार है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, वंडर वुमन की कहानी आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए मूवी का एक्सक्लूसिव वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।